Good morning everyone, good morning. Yeah, good morning, good morning. Now is it audible? Now is it audible? Okay. हम लोग थर्मो पढ़ के जा चुके थे, नहीं? थर्मो अपनी हो चुकी थी। आज हम लोग आरएसी स्टार्ट कर रहे हैं। थर्मोडायनामिक्स तो भूल चुके होंगे इतने दिन में। साउंड इज लो। रजत, हमारी तरफ से तो साउंड में कोई दिक्कत नहीं है। हमारी तरफ से साउंड तो क्लियर है। एक बार आप अपनी तरफ से वॉल्यूम इंक्रीज कर लीजिए प्लीज। हमारी तरफ से साउंड प्रॉपर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज से आरएसी, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा बहुत रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहिएगा ताकि आगे दिक्कत ना हो, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। वैसे तो काफी गैप हो गए। या गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग आरएसी स्टार्ट करेंगे, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, फिर पावर प्लांट और फिर आईसी। ये अपना सीरीज चलेगा, ठीक है ना। हाँ हाँ, हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले आरएसी, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ठीक है। इसके बाद फिर पढ़ेंगे पावर प्लांट और फिर पढ़ेंगे आईसी इंजन। देखते हैं, ये ऑर्डर रखे हुए हैं अभी। अगर आपको लगेगा नहीं आरएसी के बाद आईसी स्टार्ट कर दें तो आईसी कर देंगे। हमारी तरफ से तो कोई इशू नहीं है। हम लोग दो मीन्स हमारी तरफ से आप जो सब्जेक्ट पहला पढ़ना चाहो, ठीक है, वी आर रेडी विद दैट। तो आरएसी की जब बात करते हैं तो आरएसी का सिलेबस देखिए क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट, आप लोगों ने एनएचपीसी का एग्जाम दिया है? आप में से किसी ने एनएचपीसी का एग्जाम दिया था? एनएचपीसी कैसा रहा एग्जाम? कैसा रहा एग्जाम एनएचपीसी का? एनएचपीसी का एग्जाम कैसा रहा? ठीक था। कुछ क्वेश्चंस थर्मो के टैली हुए जो थर्मो पढ़ाया था। थर्मो के कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम, आपके क्लासरूम में कवर अप हुए थे। उससे बाहर से भी क्वेश्चन था। जितना मैंने पढ़ाया था थर्मो में, उससे बाहर से भी क्वेश्चन। देखो सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चंस जो हैं वो सिंपल ही रहते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा था, एप्लीकेशन आपने नहीं पढ़ा है, तो एप्लीकेशन से अभी आपका क्वेश्चन अब लगना स्टार्ट हो जाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स भी आपने मुझसे ही पढ़ा था क्या? फ्लूइड मैकेनिक्स भी आपने पढ़ा था। तो एफएम से क्वेश्चंस टैली किए थे बुक से, नोटबुक से। एफएम के क्वेश्चन थे नोटबुक से। एफएम के क्वेश्चन नोटबुक से हेल्प हुए, या बिल्कुल लगा कि पता नहीं क्या नोटबुक है और क्या क्वेश्चन पूछा गया है? ऐसा सीन तो नहीं रहा। ठीक है ना। तो लगभग क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो आपके नोटबुक से ही आएंगे, ये आप कंफर्म रहिएगा। आप जो भी एग्जाम देते हैं, जो अपना पहला पैटर्न था वही पैटर्न अभी भी रहेगा। हम लोग पहले पढ़ेंगे। हाँ, बोला कि बॉयलर से क्वेश्चंस काफी आते हैं, एसएससी जेई में भी आते हैं बॉयलर से क्वेश्चन। अब जब बॉयलर पढ़ेंगे ना तो आपसे क्वेश्चंस लगने भी लगेंगे बॉयलर के, ठीक है। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। जब बॉयलर पढ़ेंगे तो बॉयलर से क्वेश्चंस लगना भी स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं है बॉयलर, तो क्वेश्चन कहां से लगेगा? जब पढ़ेंगे तो लगेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए देखिए, यहां पे हम लोगों का पढ़ने का पैटर्न वही है, बिल्कुल कोई पैटर्न में चेंजमेंट नहीं है। आप एमसीक्यू आपके पास है, एमसीक्यू आप लगाते रहिएगा। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा वैसे ही हम लोग फिर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है ना।
जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा वैसे ही हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें बेसिक कंसेप्ट। जो हमने आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था ना, वही है आपके बेसिक कंसेप्ट में। बेसिक कंसेप्ट कोई नया चीज नहीं आएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, बेसिक कंसेप्ट जैसे ही कंप्लीट होगा तो हम लोग बात करेंगे वीसीआरएस, वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। वीसीआरएस, वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जैसे ही आपका बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट होगा वैसे ही हम लोग ये स्टार्ट कर देंगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा था ना एग्जाम में बैठे थे, तो क्वेश्चंस वही रहेगा। ठीक है, कि ऐसा नहीं होता है स्पॉट ऑड वन आउट, ये सब क्वेश्चंस खूब आते हैं, लेकिन सीधा सा बात ये चीज है कि आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते रहना है, एमसीक्यू लगाते रहिएगा। ठीक है, एमसीक्यू बहुत हेल्प करेगा आपको, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। जो एमसीक्यू आपको दिया गया है ना, जो आपका एमसीक्यू दिया गया है, वो एमसीक्यू आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को, बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि एमसीक्यू जो भी है वो आपका बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो एमसीक्यू लगाते रहिएगा। एमसीक्यू हम लोग जैसे क्लास में डिस्कस किए थे थर्मोडायनेमिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स के पूरे एमसीक्यू लग गए थे, थर्मोडायनेमिक्स के पूरे एमसीक्यू लग गए थे। या गुड मॉर्निंग सीमा, थर्मोडायनेमिक्स के पूरे एमसीक्यू लग गए थे ना, कुछ कोई चैप्टर रहा तो नहीं था। तो अब अपन करेंगे क्या कि जैसे हमने थर्मो पढ़ा था उसी हिसाब से एप्लीकेशन निकालेंगे। वही मैं चैप्टर लिख रहा हूं अभी यहां पे, आप एमसीक्यू लगाते चलना। जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, नंबर सबके पास में है मेरा, आप मुझे डाउट भेजोगे कि हाँ ये सर डाउट है, क्लास में हम लोग वो डाउट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेंगे। तो वीसीआरएस, वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो आपके घर में फ्रिज है ना, वो कैसे वर्क करता है, उसमें कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे हम लोग वीसीआरएस में। ठीक है, इसके बाद जैसे वीसीआरएस कंप्लीट होगा तो हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट, जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि R11 एक रेफ्रिजरेंट होता है, पढ़ा है, कभी देखा है? R12 आप देखोगे लिखा हुआ है कहीं R32, ये सब चीजें लिखी होती हैं। तो ये सब रेफ्रिजरेंट है, तो ये तो केमिकल है ना, तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, रेफ्रिजरेंट चैप्टर में। इसके केमिकल फॉर्मूले क्या है। ठीक है, जैसे ही ये कंप्लीट होगा रेफ्रिजरेंट चैप्टर आपका, वैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से आपका VARS, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जैसे आपका इंडस्ट्रियल बेल्ट है, या मान लो जहां पे सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है ना, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टली है, वहां पे हम VCRS यूज नहीं कर पाते हैं, तो वहां हम यूज करते हैं VRS, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। वहां पे हम लोग यूज करते हैं VARS, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो फिर ये डिस्कस करेंगे। और रेफ्रिजरेशन का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग, गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम। गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और इसी के साथ साथ आपका पूरा का पूरा रेफ्रिजरेशन कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा रेफ्रिजरेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एयर कंडीशनिंग। क्या स्टार्ट करेंगे? एयर कंडीशनिंग। इस एयर कंडीशनिंग में हम क्या पढ़ेंगे पता है आपको? साइकोमेट्री। इसमें हम लोग पढ़ेंगे साइकोमेट्री, ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे साइकोमेट्री, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे साइकोमेट्री, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये अपना पूरा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का सिलेबस हो गया अपना, ठीक है ना, ये पूरे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का अपना सिलेबस हो गया। ठीक है, स्टार्ट करें या कोई डाउट है आपका, कुछ पूछना चाहेंगे? नोटबुक जैसा बनाते थे वैसे ही बनाइएगा, यहां पे पूरा डिटेल नोट्स मैं आपको दूंगा। नोटबुक मतलब आपको समझना है कि अ काइंड ऑफ कि आप ऑफलाइन क्लास में ही बैठे हैं,
ये मत ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन क्लास में है, ठीक है, जैसे प्रॉपर नोट्स बनाना है वैसे ही नोट्स बनाएंगे, स्क्रीनशॉट लेने पे जोर नहीं देना है अपने को। बहुत लोग क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेके छोड़ देते हैं, तो जो स्क्रीनशॉट लेंगे तो वो स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल में ही पड़ा हुआ रह जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वो स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल में ही रह जाएगा। तो स्क्रीनशॉट पे ज्यादा जोर नहीं देना है, कोशिश ये करना है कि हम क्या करें, पूरे डिटेल में पढ़ाई करें, ठीक है ना, ध्यान बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़े, स्टार्ट करें क्लास, स्टार्ट करें क्लास। हाँ, इतने ही टॉपिक हैं, लेकिन इतने ही टॉपिक नहीं है, ये काफी टॉपिक हैं, इसमें डीप में अंदर में बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इतना ही टॉपिक ये नहीं है, ठीक है, टॉपिक काफी है, टॉपिक के अंदर का कंटेंट हमें देखना है, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल पोर्शंस जब आते हैं तो आप देखिएगा एनएचपीसी में आपको सीओपी फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन होगा, नहीं, यही बेल कॉलीमन साइकिल है। गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है ना, गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इट वर्क्स ऑन बेल कॉलीमन साइकिल। गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम इट वर्क्स ऑन बेल कॉलीमन साइकिल या रिवर्स ब्रेटन साइकिल या रिवर्स जूल साइकिल, ये सब इसी में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये सब इसी में पढ़ना है। इट वर्क्स ऑन बेल कॉलीमन साइकिल या रिवर्स ब्रेटन साइकिल या रिवर्स जूल साइकिल, डिटेल सब कुछ बताएंगे आपको, टेंशन फ्री रहिए उसके लिए आप, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन में जब आप एनएचपीसी में बैठे होंगे तो आप देखे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन सीओपी पे होंगे, नहीं कि फाइंड द सीओपी, थे सीओपी फाइंड करने पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, तो देखना कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपने बना भी दिया होगा, क्योंकि सीओपी तो हमने शायद आपको क्लॉसियस स्टेटमेंट में ही पढ़ा दिया था। क्लॉसियस स्टेटमेंट में हमने आपको रेफ्रिजरेटर एंड पंप पढ़ाया था, तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो लग गए होंगे इस पे भी। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए कहीं कॉपी में, कॉपी में पहले इस सिलेबस को कहीं नोट कर लीजिए एक बार, कॉपी में पहले इस सिलेबस को कहीं एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। हो जाए तो बता दीजिए कि हां सर हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अब बनेगा सब क्वेश्चन, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। कॉपी हो गया, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन चैप्टर 1 की, दैट इज बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट। तो सबसे पहले आप हमें यह बताइए, बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप हमें यह बता दीजिए एक बार कि रेफ्रिजरेशन होता क्या है। किसी ने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन आपसे किसी ने पूछ दिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफ्रिजरेशन, तो समझिए क्या होता है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। हमें किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर या मेंटेनिंग रूम लोअर टेम्परेचर, बिल्कुल हमें किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से कम रखना है। सपोज मान लो मेरे पास एक कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल है, अगर उसे हम रूम में छोड़ दें तो धीरे धीरे क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा, नहीं रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, वैसे भी गर्मी का टाइम। तो क्या करना है अपने को कि रूम टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर कम रखना है। तो रेफ्रिजरेशन एक प्रोसेस है जिसका यूज हम करते हैं सराउंडिंग के कंपैरिजन में लो टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए।
अगर कोई पूछे व्हाट इज रेफ्रिजरेशन तो बोल सकते हैं इट इज द प्रोसेस, लिखना मत, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग लोअर टेम्परेचर compared to surrounding के कंपैरिजन में लोअर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम रेफ्रिजरेशन यूज करते हैं, वो एक प्रोसेस है। अच्छा, रेफ्रिजरेशन करते कैसे हैं? अगर मान लो किसी चीज को ठंडा करना है तो कुछ ना कुछ सब्सटेंस की तो रिक्वायरमेंट होगी ना। जैसे मान लो सपोज हमें पानी को ठंडा करना है तो हम पानी में आइस डाल देते हैं ना। अगर हमें पानी को ठंडा करना है तो पानी में हम एक आइस क्यूब डाल देंगे तो पानी ठंडा होगा, ठीक है ना। तो हीट एक्सट्रैक्शन के लिए हम एक मटेरियल यूज करते हैं। हीट कैसे निकालेंगे? कोई सब्सटेंस यूज करेंगे, उस सब्सटेंस को कहते हैं रेफ्रिजरेंट। उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं हम? रेफ्रिजरेंट। अगर कोई पूछ दे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट, तो रेफ्रिजरेंट जो है वो वर्किंग फ्लूइड है। बोला कि इट इज अ वर्किंग फ्लूइड, इट इज अ वर्किंग फ्लूइड, वर्किंग फ्लूइड which is required to extract the heat, कहां से? From storage space, स्टोरेज स्पेस से हीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जिस मटेरियल का यूज करते हैं, जिस सब्सटेंस का यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं रेफ्रिजरेंट। अगर कोई पूछ दे एग्जांपल ऑफ रेफ्रिजरेंट, तो यही है आपका R11, R12, R134A। अभी आपको कंफ्यूजन होगा कि सर ये सब क्या लिखा हुआ है, ये तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। और इस पे भी क्वेश्चन पूछा था शायद कि फेरोन क्या है, नहीं फेरोन किस टाइप का हाइड्रोकार्बन है, ये क्वेश्चन आया था शायद, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आया होगा फेरोन किस टाइप का हाइड्रोकार्बन है। तो यही सब फेरोन कैटेगरी में आता है। इसे कहते हैं फेरोन या हेलो कार्बन ग्रुप, फेरोन या हेलो कार्बन ग्रुप का है ये सब चीज, ठीक है ना। फेरोन या हेलो कार्बन ग्रुप का ये सब रेफ्रिजरेंट है। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है ना। R11, R12, R134A। अमोनिया आपने सुना होगा, अमोनिया, वाटर, ब्राइन एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं ऐसे, एक दो नहीं है, बहुत सारे रेफ्रिजरेंट हैं जो जिसके बारे में हम लोग एक स्पेशल चैप्टर है आपका, कौन सा? रेफ्रिजरेंट। देखिए ध्यान से, यहां पे हमने एक स्पेशल चैप्टर ही बना दिया है रेफ्रिजरेंट। इसमें हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम इस चीज को डिटेल में स्टडी करेंगे कि रेफ्रिजरेंट क्या होता है, इसके नॉमेनक्लेचर कैसे होते हैं, जब कोई रेफ्रिजरेंट हम सेलेक्ट करते हैं तो रेफ्रिजरेंट की क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या क्या थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या क्या केमिकल, क्या क्या फिजिकल, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस सब चीज को, ठीक है ना। तो फिलहाल इसको कॉपी कर लीजिए प्लीज, फिलहाल इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। स्टोरेज स्पेस का मतलब हुआ, जो फ्रिज आपने देखा है, नितेश आपने फ्रिज देखा है, फ्रिज में जो हम सामान रखते हैं ना, जो फ्रिज में एक कंपार्टमेंट बना होता है, जो गेट आप ओपन करते हैं, उसमें मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स, वेजिटेबल, आइसक्रीम, ये सब रखते हैं, उसे कहते हैं स्टोरेज स्पेस, उसे हम कहते हैं स्टोरेज स्पेस। फ्रिज में वो स्टोरेज स्पेस हुआ।
जो देखते हैं ना कि 190 लीटर का फ्रिज है, वो उसका स्टोरेज स्पेस है, उतने सामान आप वहां पे रख सकते हैं। कॉपी हो गया यहां तक? जल्दी कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक है रेफ्रिजरेशन अफेक्ट वर्ड, एक है कौन सा वर्ड? रेफ्रिजरेशन अफेक्ट। रेफ्रिजरेशन अफेक्ट, इसे डिनोट करते हैं हम आर ई से। रेफ्रिजरेशन अफेक्ट इज डिनोटेड बाय आर ई। ये क्या होता है कि अगर मान लो कि ये है हमारा स्टोरेज स्पेस, इसका टेम्परेचर है T2 या T लोअर, क्या है? T2 और T लोअर, तो इसका टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर से कम है, तो सराउंडिंग क्या करेगा? अपना हीट इसको देगा। सराउंडिंग क्या करेगा? अपना हीट इसमें देगा अंदर। तो हमें उस हीट को बाहर खींचना है, उस हीट को बाहर निकालना है। अगर बाहर नहीं निकालेंगे तो वो सिस्टम पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा, हीटेड हो जाएगा। तो क्या है कि इससे हमें हीट को निकालना पड़ता है। हमने इससे कितना हीट निकाल लिया? मान लो Q2 हीट निकाल लिया। अब ये Q2 हीट ऐसे ही नहीं निकाल पाएंगे, इसके लिए हमें इसको कुछ ना कुछ इनपुट देना पड़ेगा, W वर्क के फॉर्म में। हमने दिया इसको, और जो हीट निकला वो कंडेंसर क्या करेगा? हाई टेम्परेचर पर रिजेक्ट करवा देगा, दैट इज Q1। ये कितना टेम्परेचर है? मान लो T1, ठीक है ना। तो क्या होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, लिखना मत, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, amount of heat extracted from storage space, extracted from storage space, storage space, space to maintain lower temperature compared to सराउंडिंग। ठीक है, तो यहां पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा? देखिए तो ध्यान से, यहां पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा? क्या हम कह सकते हैं कि यहां जो Q2 लिखा हुआ है यही आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है? क्या हम कह सकते हैं कि यहां जो Q2 लिखा हुआ है यही रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है? डिफिनेशन के हिसाब से देखिए ध्यान से, अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड, अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्टोरेज स्पेस। तो स्टोरेज स्पेस से कितना हीट एक्सट्रैक्ट किया गया है? Q2। तो अगर हम COP की बात करते हैं तो COP इक्वल्स टू होता है, COP इक्वल्स टू डिजायर्ड अफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, लिखवाया था, डिजायर्ड अफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट लिखवाया था शायद आपको, नहीं?
आज हम लिखवा रहे हैं आपको रेफ्रिजरेशन अफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। रेफ्रिजरेशन अफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, दोनों एक ही चीज हुआ नहीं, अपॉन वर्क इनपुट। तो अगर हम सीओपी की बात कर लें तो सीओपी हो जाएगा RE अपॉन डब्ल्यू इन, RE अपॉन डब्ल्यू इन, जहां RE जो है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, इसका यूनिट होता है किलो जूल पर केजी, ध्यान रखिएगा, किलो जूल पर केजी। और वर्क इनपुट जो है उसका भी यूनिट है क्या, किलो जूल पर केजी। तो यहीं पे एक टर्म आ गया उभर के सामने, वो है आपका रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, इसे हम डिनोट करते हैं आरसी से। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय आरसी। तो आरसी इक्वल्स टू होता है, आरसी इक्वल्स टू क्या, एम डॉट इंटू आर ई, एम डॉट इंटू आर ई। व्हाट इज एम डॉट हियर, एम डॉट क्या है बताइए प्लीज, एम डॉट क्या है, व्हाट इज एम डॉट, एम डॉट है मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट। मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट, ठीक है ना। इसका यूनिट होता है केजी पर सेकेंड, केजी पर सेकेंड। तो आप बताइए आरसी की यूनिट क्या हो जाएगी, अगर हम बात करें आरसी की, तो आरसी की यूनिट क्या हो जाएगी आपके हिसाब से, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ आरसी, जल्दी क्विक फास्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ आरसी, आरसी की यूनिट क्या हो जाएगी, किलो जूल पर सेकेंड, बिल्कुल सही, किलो जूल पर सेकेंड, किलो जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड को हम वॉट कहते हैं, पता है आपको, जूल पर सेकेंड को हम वॉट कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां पे किलोवाट और किलोवाट, ये सुनो, और किलोवाट कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें पावर की, तो पावर इनपुट बराबर हो जाएगा एम डॉट इंटू डब्ल्यू इन, एम डॉट इंटू डब्ल्यू इन। इज दैट क्लियर। तो अगर हम पावर की यूनिट की बात करें तो पावर का भी यूनिट हो जाएगा क्या, किलो वॉट। तो अब अगर हम सीओपी की बात करें तो सीओपी इक्वल्स टू, जो मन करे आपका वो लिखो, या तो आप लिखो आर ई अपॉन डब्ल्यू इन, या तो आप लिखो आरसी अपॉन पी इन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो आप लिखो आर ई अपॉन डब्ल्यू इन, या आप लिखो आरसी अपॉन पी इन, दोनों ही फॉर्मूला सही है। और इसी पे एक क्वेश्चन कल के एग्जामिनेशन में आपका आया था एनएचपीसी में, इसी पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आया था, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है। शायद मेरे ख्याल से सीओपी दे दिया था, पावर दे दिया था और आरसी पूछ दिया था। सीओपी पावर देके शायद मेरे ख्याल से आरसी की वैल्यू पूछा था आपसे, पूछा था कुछ ऐसा क्वेश्चन, यस और नो, अरे हाँ या ना, जल्दी बताओ। नहीं पता है, नहीं याद ही नहीं है। दो क्वेश्चन था, आर ई दिया हुआ था 120 और डब्ल्यू इन दिया हुआ था, तो सीओपी निकालना था। अब तो निकल जाएगा सूरज, अब तो फाइंड आउट हो जाएगा नहीं। तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं।
हो गई कॉपी? कॉपी कर लिया आपने? इसके बाद भी आपकी कोई क्लास होती है या यही क्लास पहली और आखिरी क्लास है? चलिए अभी क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है ना? एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल इंजन efficiency of a reversible engine is 40%, 40%, then the COP of heat pump will be dash. The COP of heat pump will be dash. बनाइए प्लीज।
2.5 देखते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, नहीं? सॉल्यूशन की बात करते हैं इसके। द एफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल इंजन आपको दिया हुआ है, नहीं? तो एफिशिएंसी रिवर्सिबल इंजन का मैंने शायद आपको पढ़ाया था 1 माइनस टी लोअर बाई टी हाइयर, यस और नो? शायद पढ़ाया था 1 माइनस टी टू बाई टी वन या टी लोअर बाई टी हाइयर रिवर्सिबल का, याद है आपको? कार्नोट साइकिल के बाद हमने शायद यही फॉर्मूला बताया था। थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना स्टार्ट कीजिएगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट कीजिए रिवीजन करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, फिर क्लॉसियस स्टेटमेंट, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछिए उस चीज को, ठीक है ना? तो हमने लिख दिया एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1 माइनस टी लोअर बाई टी हाइयर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ ही रिवीजन भी करेंगे, ध्यान रखिएगा। रिवीजन के लिए अलग से कोई क्लासेस नहीं, साथ साथ रिवीजन भी करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है? आपके पास नोट्स हैं, आपके पास नोटबुक तैयार है ना? हाँ, तो करना क्या है आपको कि आपका जो ग्रुप है ना, ग्रुप बना हुआ है ना, मैंने बनाया था, तो उसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें? सबके पास पूरा नोट्स है? सबके पास पूरा नोट्स है? तो करना क्या है अपने को कि उस नोट्स में मैं एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं, सूरज को मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं, ठीक है सूरज? ध्यान रखिएगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 3 दिन की। करना क्या है कि डेली सेकेंड लॉ से बात हो रही है, सेकेंड लॉ से बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, सेकेंड लॉ का से आप क्या कीजिएगा कि कम से कम तो 4 पेज या 5 पेज रख लीजिए, 5 पेज स्कैन करके ग्रुप में डाल दीजिएगा और उतने सब रिवीजन करके आएंगे, ठीक है ना? हाँ, नोट्स सिर्फ नोट्स का 5 पेज शेयर कीजिएगा डेली, 5-5 पेज डेली, 5-5 पेज नोट्स का शेयर करना है, ठीक है ना? जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा एंट्रोपी तक हमें बता दीजिएगा, उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट कर देंगे, 0th लॉ फिर फर्स्ट लॉ, ठीक है ना? डेली 5-5 पेज कीजिएगा, क्लियर? बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक ऑर्डर में। आज का क्लास जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही 5 पेज का पिक लेना है या स्कैन करना है, ग्रुप में डाल देना है। कौन सा ग्रुप? नंबर भेज देना, कोई ऐड कर लेगा आपको ग्रुप में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या मुझे ही नंबर भेज देना, मैं कर लूंगा ऐड, ठीक है? कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है ना? ये चीज ध्यान रखिएगा। अरे मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है? चलो अब देखो ध्यान से, तो 1 माइनस टी लोअर बाई टी हाइयर, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? टी हाइयर माइनस टी लोअर बाई टी हाइयर, क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं? ठीक है ना? टी हाइयर माइनस टी लोअर बाई टी हाइयर, मतलब बिल्कुल लिख सकते हैं टी हाइयर माइनस टी। और सीओपी ऑफ हीट पंप अगर हम बात करें रिवर्सिबल हीट पंप की, तो ये हमने आपको बताया था टी हाइयर बाई टी हाइयर माइनस टी लोअर। तो आप ध्यान से देखिए, इसी का उल्टा हो गया ना ये, तो इक्वल्स हो गया 1 बाई एफिशिएंसी। ये भी एक आपका नोट हो गया, बड़ा स्टैंडर्ड सा नोट हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। तो अगर हम यहां पे बात करें इस क्वेश्चन में सीओपी ऑफ हीट पंप की, तो ये हो जाएगा 1 बाई एफिशिएंसी मतलब 0.4, इसका मतलब ये हो गया आपका 2.5, इसका मतलब ये हो गया 2.5, ठीक है? बिल्कुल ध्यान रखिएगा, दैट इज 2.5। अब देखिए ध्यान से, अगर यहीं पे सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर पूछता तो, अगर यहीं पे आपसे सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर पूछता तो कितना हो जाता? यहीं पे अगर आपसे कोई पूछ देता कि व्हाट इज द सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो क्या होता आंसर? 1.5, बिल्कुल सही, 1.5। सीओपी ऑफ हीट पंप, देखो ध्यान से, सीओपी ऑफ हीट पंप इक्वल्स टू होता है 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। सीओपी ऑफ हीट पंप इक्वल्स टू
1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। यह भी आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कॉपी कीजिए प्लीज, कॉपी कीजिए। हो गया, कॉपी कर लिए। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब हम बात करते हैं आपसे सिग्निफिकेंस ऑफ सीओपी। सिग्निफिकेंस ऑफ सीओपी, सीओपी की सिग्निफिकेंस क्या है, हम आपसे इसकी बात करते हैं। कभी आपने फ्रिज या एसी पे स्टार रेटिंग देखा है लिखा हुआ? कभी फ्रिज या एसी पे आपने स्टार रेटिंग देखा है? 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। तो ये एक्चुअली क्या बताता है, रनिंग कॉस्ट बताता है। आपको पता है ना कि 5 स्टार का फ्रिज आपने ले लिया तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा, 2 स्टार का लिया है तो आपने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज्यादा करना है। तो ये सब कैसे डिसाइड होता है, पावर कंजम्पशन की बात करते हैं बिल्कुल। तो सीओपी वही चीज बताता है, रनिंग कॉस्ट। सीओपी रिप्रेजेंट्स, अगर कोई पूछे सीओपी क्या बताता है, तो सीओपी represents running cost of the system, running cost of the system। COP represents running cost of the system। ठीक है, मतलब देखिए ध्यान से, for a given refrigeration capacity, for a given refrigeration capacity, for a given refrigeration capacity greater the COP, greater the COP। देखिए ध्यान से, अगर मान लो COP बराबर हमने लिख दिया यहां पे RC अपॉन पावर, तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी की वैल्यू फिक्स है। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी की वैल्यू हमने फिक्स कर रखा है कि हमें इतना हीट तो निकालना ही है। देखो आप 2 स्टार का फ्रिज खरीदो या 5 स्टार का फ्रिज खरीदो, अगर आपको कोल्ड ड्रिंक्स को 25 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करना है, तो हीट जितना रिक्वायरमेंट 2 स्ट्रोक को खींचना होगा, सॉरी 2 स्टार को, उतना ही 5 स्टार खींचेगा हीट। तो आरसी की वैल्यू फिक्स है। अगर सीओपी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, मतलब पावर कंजम्पशन डिक्रीज कर रहा है। अगर सीओपी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, मतलब पावर कंजम्पशन डिक्रीज कर रहा है। तो यही लिख रहे हैं, फॉर अ गिवन रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ग्रेटर द सीओपी कॉमा लेसर इज द वर्क इनपुट, लेसर इज द वर्क इनपुट, वर्क इनपुट, lesser is the work input, and hence lower is the running cost, lower is the running cost, running cost जो है वो कम हो जाएगा, lower is the running cost। कॉपी कीजिए प्लीज
and hence lower is the running cost. चलिए अब देखिए ध्यान से, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात करते हैं। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, क्या होता है रेफ्रिजरेशन का यूनिट? अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, तो क्या बताएंगे? किसी ने अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया व्हाट इज यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, तो क्या बताएंगे? किसी ने पूछ दिया व्हाट इज यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, तो क्या बताएंगे? नहीं मालूम। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इज टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है ना? टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन? दैट इज टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। क्लियर? 1 TR इक्वल्स टू होता है, 1 TR इक्वल्स टू 210 किलो जूल पर मिनट, 210 किलो जूल पर मिनट, या फिर 3.5 किलोवाट, 3.5 किलोवाट। इस कन्वर्जन से भी क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये यूनिट कन्वर्जन जो है इससे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? अब समझिए होता क्या है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, होता क्या है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। अब इसकी बात करते हैं। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में पानी है, वाटर, इस कंटेनर में वाटर है। कितना वाटर है? 1000 kg, 1000 kg मतलब 1 टन, 1000 kg मतलब हो गया 1 टन ऑलमोस्ट, 1 टन हमारे पास में पानी है, ठीक है? वी आर हैविंग 1 टन ऑफ वाटर, और इस वाटर का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, इस वाटर का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। इस वाटर को हमें आइस बनाना है, इस वाटर को हमें आइस बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसमें हीट देना पड़ेगा या इससे हीट निकालना पड़ेगा? इसमें हीट देना पड़ेगा, इनपुट करना पड़ेगा, या इससे हीट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा? हीट इनपुट और हीट एक्सट्रैक्शन, क्या करें? हीट निकालना पड़ेगा। तो इसे हमें आइस बनाना है, तो इससे हमें हीट निकालना पड़ेगा, ठीक है? मान लो हमने इससे क्यों हीट निकाला और आइस बन गया। आइस का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, आइस का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितनी देर में बनाना है आइस, यह भी तो डिपेंड करता है। अब हीट धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट करें या तेजी से एक्सट्रैक्ट करें, तो हमें 24 घंटे में आइस बनाना है। कितने देर में? 24 घंटे में, ठीक है? सुनो फिर से, 1000 kg पानी जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, उससे हमें हीट निकालना है 24 घंटे में, ताकि वो इक्विवेलेंट आइस में कन्वर्ट हो जाए। तो उसी हीट को हम कहते हैं टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो बोला इट इज द अमाउंट ऑफ, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, it is the amount of heat which is required, which is required
which is required to extract, which is required to extract from 1 ton of water, from 1 ton of water, from 1 ton of water at 0 degrees Celsius in order to convert it into equivalent ice, at 0 डिग्री सेल्सियस इन अ डे, एक दिन में, मतलब 24 घंटे में। ठीक है ना? कॉपी कीजिए प्लीज। ये हो गया आपका यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। कॉपी कीजिए। हो गया? चलिए अब एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है प्रोड्यूसिंग आइस at 0 degree Celsius, प्रोड्यूसिंग आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ए ऑप्शन है COP समर is greater than COP winter. B ऑप्शन है COP winter is greater than COP summer. C ऑप्शन है COP summer equals to COP winter. D ऑप्शन है none of the above.
none of the above. बी, सी और ए तीनों आंसर आ गया। बी, सी और ए तीनों ही आंसर आ चुका है। बी, सी एंड ए तीनों ही आंसर आ चुका है। देखिए ध्यान से, बात करते हैं समर की, और यहां बात करते हैं विंटर की। देखिएगा ध्यान से, देखो दोनों में टी लोअर तो फिक्स है ना, कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। टी लोअर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। मान लो अगर हम समर की बात करेंगे तो समर में टी हाइयर है, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस, और विंटर में है टी हाइयर कितना, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस। सही है ना, यहां तक समझ में आया? मान लिया मैंने लेट, ये लेट है और ये भी लेट है। ऐसा तो रिवर्स तो होगा नहीं, समर में टेम्परेचर ज्यादा होगा और विंटर में टेम्परेचर कम होगा। आइस का टेम्परेचर फिक्स है कि समर में बनाओ या विंटर में, आपको 0 पे ही बनाना है, दिया हुआ है। तो अगर हम यहां पे सीओपी की बात करें तो सीओपी हो जाएगा 0 + 273 बाई 30। ठीक है, और यहां पे अगर सीओपी की बात कर लें तो ये हो जाएगा आपका 273 डिवाइडेड बाई 10। 273 डिवाइडेड बाई 10। तो इसका मतलब ये सीओपी ज्यादा होगा और ये सीओपी कम होगा। इसका मतलब सीओपी विंटर इज ग्रेटर देन सीओपी समर। समझ में आया बात? सीओपी विंटर इज ग्रेटर देन सीओपी समर। समझ में आया या कोई दिक्कत है? तो जिन्होंने ए या सी टिक किया था वो एक बार चेक कर ले। जिन्होंने ए या सी टिक किया था एक बार चेक कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। A Carnot refrigerator requires 1.5 kilowatt 1.5 kilowatt per ton of refrigeration, per ton of refrigeration to maintain a region at
-30 डिग्री सेल्सियस। देन फाइंड COP। बताइए प्लीज। कुछ रिजल्ट आया? टू 2.33 देखते हैं एक बार। सीओपी की बात करते हैं तो सीओपी इक्वल्स टू हो गया आरसी अपॉन पी इन। ठीक है, तो सीओपी आरसी कितना है? बोला कि कार्नोट रेफ्रिजरेटर रिक्वायर्स 1.5 किलोवाट, मतलब पावर इनपुट दिया हुआ है कितना? 1.5 किलोवाट। क्यों चाहिए 1.5 किलोवाट? ताकि वो पर टन हीट को एक्सट्रैक्ट कर सके। मतलब आरसी आपको दिया हुआ है 1 TR, तो 1 TR इक्वल्स टू, अभी जस्ट बताया था आपको, 3.5 किलोवाट। बिल्कुल आराम समझना। मैंने बोला क्या कि अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर रिक्वायर्स 1.5 किलोवाट, उसको जरूरत है 1.5 किलोवाट की। क्यों जरूरत है? ताकि वो 1 TR हीट निकाल सके, मतलब 3.5 किलोवाट हीट एक्सट्रैक्ट कर सके, तो वो है आरसी। तो ये हो गया आपका 3.5 डिवाइडेड बाय 1.5, कितना आ जाएगा? 2.33।
सबको समझ में आया या किसी को कोई दिक्कत भी है? सबको समझ में आ गया यहां तक या किसी को कोई प्रॉब्लम भी है इसमें? जल्दी बताइए। देखो क्या बोल रहा है यहां पे रजत, पहले समझो। ये समझ में आया, अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर रिक्वायर्स 1.5 किलोवाट। ये समझ में आया? रजत से क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आ गया? रिक्वायर्स 1.5 किलोवाट मतलब ये हो गया पावर, ये हो गया कितना पावर, इतना हम दे रहे हैं इसको, हमें देना पड़ रहा है 1.5 किलोवाट। क्यों देना पड़ रहा है? क्यों? ताकि वो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन हीट खींच सके, ताकि 1 TR निकाल सके। अब देखो ध्यान से, यहां हमने लिखा है शायद कहीं, आई थिंक 1 TR इक्वल्स टू 210 किलो जूल पर मिनट या 3.5 किलोवाट। 210 किलो जूल पर मिनट या 3.5 किलोवाट। तो अब देखिए ध्यान से यहां पे, तो आरसी बराबर हो गया 1 TR 3.5 किलोवाट, क्योंकि ये किलोवाट में दिया हुआ है तो हमने इसको भी किलोवाट में ले लिया। अगर ये किलो जूल सॉरी पर मिनट में रहता तो इसको भी किलो जूल पर मिनट में रखते हैं। अब समझ में आया या अभी भी दिक्कत है? हो गया यहां तक? यहां तक कर लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन है, और रेफ्रिजरेटिंग मशीन a refrigerating machine working on reversed Carnot cycle. Reversed Carnot cycle takes out 2 kilowatt, takes out 2 kilowatt from system, while working between temperature limit of 300 Kelvin and 200 Kelvin. 300 Kelvin and 200 Kelvin. Then find COP and power consumed. COP and power consumed.
बन गया। -1 -1 आया आंसर। -1 आंसर का मतलब बहुत ब्लंडर हो गया। A refrigerating machine working on a reverse Carnot cycle takes out 2 किलोवाट, बाहर निकाल रहा है 2 किलोवाट, तो आरसी दे दिया 2 किलोवाट फ्रॉम अ सिस्टम while working between temperature limit of T higher दे दिया 300 केल्विन, T लोअर दे दिया 200 केल्विन। तो यहां से आप सीओपी फाइंड आउट कर सकते हैं। सीओपी बराबर होता है टी लोअर बाई टी हाइयर माइनस टी लोअर, तो ये हो गया आपका 2। ठीक है, इसके बाद सीओपी बराबर ये भी फॉर्मूला होता है आरसी अपॉन पी इन। तो सीओपी कितना है 2, आरसी कितना है दिया हुआ 2 और पी इन, तो पी इन निकल जाएगा कितना 1 किलोवाट। पी इन हो जाएगा आपका 1 किलोवाट। ठीक है, अच्छा डैश है, चलो ठीक है, समझ में आ गया बात। समझ में आ चुका, यस और नो? तो इस पे अभी अपन और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, 2-4 न्यूमेरिकल, और वीसीआरएस स्टार्ट करेंगे। लेकिन चूंकि आज फर्स्ट क्लास है तो आज हम आपको यहीं छोड़ रहे हैं। कल से जो क्लास होगा आपका वो साफ 10 से स्टार्ट होगा, 12 तक क्लास चलेगा, नहीं 10 से 12 क्लास चलेगी। आज मैं आपको यहीं छोड़ रहा हूं क्लास में, इतना रिवाइज कर लेना। थोड़ा बहुत थर्मो भी पढ़ना है आपको, नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था आपको, शायद याद हो, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस बताया था, पढ़ाया था प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, याद है? कुछ ऐसा एक डायग्राम बनाया होगा थर्मो की कॉपी में, ये डायग्राम याद है? कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था जो बताया था आपको, ये है आपका लिक्विड प्लस वेपर, ये है सुपर हीटेड रीजन, ये है सबकूल्ड रीजन, ये सैचुरेटेड लिक्विड, ये सैचुरेटेड वेपर, क्रिटिकल पॉइंट, ये सब चीजें बताया है आपको थर्मो की कॉपी में। ठीक है, तो ये आप देख के आइएगा, आज आपको रूम पे ये भी देखना है ध्यान से। ठीक है ना, ये बिल्कुल गौर से देख के आइएगा ताकि कल हम लोग वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम स्टार्ट कर सके। हाँ, एयर प्योर सब्सटेंस है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एयर इज अ प्योर सब्सटेंस। लेकिन अगर हम मॉइस्ट एयर की बात करेंगे तो मॉइस्ट एयर जो है दैट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। मॉइस्ट एयर जो है वो नॉट अ प्योर। अगर सिर्फ एयर की बात कर रहा है तो ये प्योर हो जाएगा, क्योंकि एयर का मतलब होता है ड्राई एयर। ठीक है ना, एयर का मतलब होता है ड्राई एयर, तो दैट इज प्योर सब्सटेंस एंड मॉइस्ट एयर इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है ना, समझ में आया बात? तो इसको आप देख, सब प्योर सब्सटेंस है।
आपने जितना लिखा है ये सब प्योर सब्सटेंस है। एयर भी है, वाटर भी है, CO2 भी है, अमोनिया भी है। ठीक है ना? वाटर भी प्योर सब्सटेंस है, एयर भी प्योर सब्सटेंस है, CO2 भी प्योर सब्सटेंस है और अमोनिया भी प्योर सब्सटेंस है। कोई ऐसा नहीं है जो प्योर सब्सटेंस नहीं है। अगर ये चारों ऑप्शन है कि इसमें से एक पहचानना ही है हमें, तो फिर हम जाएंगे एयर पे। एयर इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, क्योंकि एयर का मतलब वो मॉइस्ट एयर भी हो सकता है, ड्राई एयर भी हो सकता है। ठीक है? अगर चार ऑप्शन में से कोई एक टिक करना ही है तो बेस्ट सुटेबल आंसर पे जाएंगे एयर पे, क्योंकि वाटर, CO2 एंड अमोनिया ये सब क्या है आपका प्योर सब्सटेंस, क्लियर कट है। एयर में आके बंदे कंफ्यूज करते हैं कि सर आप एयर की बात कर रहे हैं तो ड्राई एयर है या मॉइस्ट एयर है। ठीक है ना? बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए, तो फिर मिलेंगे आपसे हम कल, यहीं से क्लास को आगे बढ़ाएंगे। इस डायग्राम को थोड़ा सा देख के आइएगा, ठीक है ना? बिल्कुल। चलिए फिर, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।